अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को मैं नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद हम इसको रिंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो रिंग थ्योरी में ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है ये जनरलाइजेशन है सेट इंटीजर में, जो यानी जो नंबर थ्योरी में हम पढ़ते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, उसकी जनरलाइजेशन जो है वो रिंग थ्योरी में है। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से मैं इलस्ट्रेट करता हूँ। तो consider x is congruent to 0 mod 3, x is congruent to 3 mod 4 and x is congruent to 4 mod 5। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ कि जिसको मैं मोड 3 में देखूँ तो उससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आए, और जब मैं मोड 4 में देखूँ तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आए, और जब मैं उस x को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो इसमें x को कैसे फाइंड करूंगा कि जो कि एक ही टाइम में इन तीनों मोड के लिहाज से इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए लेट करते हैं कि a1 जो है वो 0 के इक्वल है, a2 जो है वो 3 के इक्वल है, और a2 3 के इक्वल है, और a3 जो है वो 4 के इक्वल है। और यहाँ पर इन नंबर्स को जिनसे हम मोड ले रहे हैं उनको मैं n1 n2 और n3 कह दिए मैंने। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट डिफाइन की है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सारे एन आई हैं यानी n1 n2 n3, ये आपस में पेयर वाइज को प्राइम है कि 3 और 4 का जीसीडी 1 है, 4 और 5 का जीसीडी 1 है, और 3 और 5 का जीसीडी 1 है। तो ये आपस में को प्राइम है। उसके बाद मैंने इनकी प्रोडक्ट डिफाइन की है। इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बन जाता है हमारे पास। उसके बाद मैंने n1 डिफाइन किया है। तो n1 कैसे कंप्यूट किया है, मैंने इस n को मैंने पहले स्मॉल n1 से डिवाइड किया है, यानी कि आपने n1 मल्टीप्लाई बाय n2 n3 को आपने n1 से डिवाइड कर दिया। तो ये n1 n1 से कैंसिल, तो आपका n2 और n3 रह जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, और यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो इसका मतलब कि जब आपने n1 फाइंड करना है तो प्रोडक्ट में n1 नहीं होना चाहिए, आपने बाकी सारे नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है सिवाय n1 के। और जब आपने n2 फाइंड करना है तो उसमें स्मॉल n2 नहीं होगा। तो अगर स्मॉल n2 नहीं है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। और जब हमने n3 कंप्यूट करना है तो इसमें स्मॉल n3 नहीं होगा। तो n1 और n2 की प्रोडक्ट जो कि 12 के इक्वल है। उसके बाद अब मैंने x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है फाइंड करने की। ये ए आईज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये एन आईज़ जो मैंने फाइंड किए हैं, और बी आईज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने B1 B2 और B3 फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि हम B1 इस तरह फाइंड करते हैं कि B1 की को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये कैपिटल N1 से। ठीक है, यानी कि जब n को मैं n1 से डिवाइड करता हूँ तो ये n1 कैपिटल n1 आता है। तो कैपिटल n1 जो है वो 20 के इक्वल है। अगर पिछली स्लाइड में देखें तो n बाई n1 जो है वो 20 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम n बाई n1 की वैल्यू 20 पुट करेंगे, और हम इसको कन्ग्रुएंट लेते हैं 1 मोड n आई। तो जब मैं 1 फाइंड करूँगा तो यहाँ पर मोड n1 आएगा। तो इसका मतलब b1 डॉट 20 कन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। तो जब b1 फाइंड किया है तो यहाँ पर n1 रखना है, और इसको कन्ग्रुएंट रखना है 1 के, और मोड भी हमने n1 रखना है। उसके बाद जब b2 फाइंड करना है तो यहाँ पर n2 रखेंगे जो कि 15 है, और यहाँ पर स्मॉल n2, यानी यहाँ पर कैपिटल n2 और यहाँ पर स्मॉल n2, और इसी तरह यहाँ पर कैपिटल n3 और यहाँ पर स्मॉल n3 की वैल्यू रखेंगे। तो अब 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को हल करते हैं। तो ये अगर आपको याद होगा कि जब हम कन्ग्रुएंट टू 1 कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। अगर यहाँ पर नंबर्स बड़े हों तो जो तरीका मैंने क्लास में बताया था उससे भी हम इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारी वैल्यूज़ छोटी हैं तो हम आसानी से डायरेक्ट ही इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो 20 जो है मोड 3 में, अगर ये 20 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है।
तो इसका मतलब कि मैं 20 की जगह पे मैं बी डॉट टू कन्ग्रुएंट टू 1 लिख सकता हूँ इस 20 की जगह पे। उसके बाद 15 को 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो मैं 15 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर 12 को मैं मोड 5 यानी 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आता है, तो मैं 12 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने B1 B2 और B3 फाइंड करने हैं। तो B1 यानी अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ B1, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसलिए B1 की वैल्यू जो है वो 2 होगी, यानी अगर 2 रखें तो यानी कि ये कन्ग्रुएंट टू 1 आएगा। और अगर यहाँ पर B2 की जगह पे अगर हम 3 रखें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 से डिवाइड करें 9 को तो रिमाइंडर 1 आता है। और इसी तरह अगर हम B3 की जगह पे 3 रखें तो ये 6, और 6 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इस तरह यहाँ पर क्योंकि ये छोटी वैल्यूज़ हैं तो मैंने डायरेक्ट यानी बाय गैस करने से ही कंप्यूट कर लिए B1 B2 और B3। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ हों और यहाँ पर मोड की वैल्यू भी ज़्यादा हो तो जो इन्वर्स फाइंड करने का तरीका जो हमने क्लास में किया था उससे भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइनली हमने x कैसे फाइंड करना है। x का जो फाइंड करने का फार्मूला वो ये है कि x इक्वल होता है a1 b1 कैपिटल N1 प्लस a2 b2 कैपिटल N2 प्लस a3 b3 कैपिटल N3। तो a1 जो है वो ज़ीरो था, a1 जो है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी सारी टर्म। a2 जब a2 जो है वो 3 के इक्वल है, b2 जो है वो भी 3 के इक्वल आया है, और कैपिटल N2, तो कैपिटल N2 ये था हमारा 15 प्लस a3 जो है वो 4, b3 जो है वो 3 कंप्यूट किया हमने, और जो कैपिटल N3 है वो 12 है, तो यहाँ पे 12 रखा हमने। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 को 3 से करें 9, और 9 को 15 से करें तो 135 आता है। ये 4 को 3 से करें 12, और 12 को 12 से करें तो 144 आता है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 279 आ गया। और ये जो x की वैल्यू है इसको हम मोड n में देखते हैं, तो यहाँ पर मोड n जो है कैपिटल N जो है वो 60 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 60 रख दी। अब 279 को 60 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ गया 39, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 39। अब x की वैल्यू इधर पुट करें, जो हमारा क्वेश्चन था इधर, तो हम इधर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब मैं x की वैल्यू 39 रखूँगा तो मैं जब 39 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब कि इस पहली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद मैं दोबारा x की जगह 39 रखूँगा, 4 से डिवाइड किया मैंने तो रिमाइंडर 3 आया, तो 39 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3, 3 इज कन्ग्रुएंट टू 3। ओके। उसके बाद 39 को 5 से डिवाइड करें तो 5 के से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब कि हमने x की ऐसी वैल्यू फाइंड की है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड की है कि जो इन तीनों मोड के लिहाज से रिमाइंडर 0, 3 और 4 देती है रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये बेसिकली चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की मैंने एक एग्जांपल की है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो 0 से लेके ये 60 आया ना, तो 0 से लेके 60 के दरमियान सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमने कैपिटल N1 कैसे फाइंड करना है, कैपिटल N2, कैपिटल N3, और ये B1 B2 और B3 कैसे फाइंड करने हैं, और फिर x की इस वैल्यू में पुट करना है हमने, और मोड n लेना है जो कि सारे नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फिर जो आंसर आता है वो इस इक्वेशन इनकंग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करना ऐसे ही है जैसे हम आमतौर पर तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला प्रोसेस है कि ऐसी वैल्यू जो इन तीनों कंग्रुएंस को सेटिस्फाई करे। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो गिवन अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस कंग्रुएंसीज, तो साइमल्टेनियस कंग्रुएंसीज क्या गिवन है, x इज कंग्रुएंट टू a1, x इज कंग्रुएंट टू a2 एंड सो ऑन x इज कंग्रुएंट टू ak।
एंड मोड n1 n2 एंड सो ऑन nk। तो यहाँ पर जो पहले हमने कंडीशन ली थी उसी तरह जो ईच एन आई है वो पेयर वाइज को प्राइम है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम है, हर दो का जीसीडी आपस में 1 है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू a1 b1, और इसको हम कैपिटल N1 कह रहे थे, प्लस a2 b2 कैपिटल N2 प्लस सोन a k b k कैपिटल N k। तो इसको हम समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर मोड n। और यहाँ पर जो ईच एन आई है उसको हमने कैसे कंप्यूट करना है, कैपिटल एन को स्मॉल एन आई से डिवाइड करना है। और बी आई कैसे कंप्यूट करना है, बी आई की प्रोडक्ट लेनी है एन आई से और इसको कन्ग्रुएंट रखना है 1 मॉड स्मॉल एन आई के। तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल में की है। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आप कन्ग्रुएंस का एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं रिंग थ्योरी की तरफ। तो रिंग थ्योरी में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को डिफाइन करने से पहले, स्टेट करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन रिवाइज कर दूं। कंसीडर टू रिंग्स R1 एंड R2, देन their direct product R1 cross R2 can be made into ring by defining addition and multiplication component wise। तो अगर हमारे पास दो रिंग्स हैं R1 एंड R2, तो हम उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट हम को हम रिंग बना सकते हैं। किस तरह कि अगर हम उसमें एडिशन डिफाइन कर दें और उसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दें, क्योंकि रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन। तो हम उसमें आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये R1 क्रॉस R2 में एलिमेंट किस तरह के होंगे, तो एलिमेंट्स पेयर वाइज होंगे। पहला एलिमेंट R1 में से आएगा और दूसरा एलिमेंट R2 में से आएगा। तो इस तरह के ऑल पॉसिबल पेयर जो हैं रिंग्स में जो हम लेंगे तो वो इसके एलिमेंट्स होंगे। तो दो एलिमेंट में एडिशन किस तरह डिफाइन है कि पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को ऐड करें और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड करें। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें तो ये जो सेट है ये रिंग बन जाता है। उसके बाद ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉरी ये नहीं, पहले द आइडियल्स ए एंड बी ऑफ द रिंग आर सेड टू बी को मैक्सिमल, ए को मैक्सिमल इफ ए प्लस बी इक्वल टू आर। तो जिस तरह दो नंबर्स में को हम रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं जब उनका जीसीडी 1 हो, तो इसी तरह दो आइडियल्स को हम को मैक्सिमल कहते हैं अगर उनकी जो एडिशन है उन दोनों को ऐड करें तो वो क्या बन जाए, रिंग के इक्वल बन जाए। तो हम कहते हैं कि ये दोनों आइडियल्स जो हैं वो आपस में को मैक्सिमल हैं। और एडिशन किस तरह डिफाइन होती है कि पहला एलिमेंट पहली रिंग से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरी रिंग से आता है। तो ऑल पॉसिबल जो है कम्बिनेशन, यानी ऑल पॉसिबल जो इनके आपस में सम है, अगर वो हम इस सेट में रखें तो ये इनकी एडिशन होगी। और इसी तरह दो आइडियल्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन होती है कि हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहला एलिमेंट पहली रिंग में से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरी रिंग में से आएगा। तो ऐसे एलिमेंट के ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन अगर ले लें जिनमें फाइनाइट सम हो तो ये इनकी प्रोडक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे कि आपने पहले एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है तो उनको प्रोडक्ट कर लें। फिर इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोडक्ट से बनाते जाएं। ठीक है, वो भी रिंग में इसमें आएंगे ए बी में, और फिर उनके ऑल पॉसिबल उनकी एडिशन जो है वो भी इस रिंग में इस रिंग के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद क्वोशंट रिंग या फैक्टर रिंग हमने डिफाइन की थी, तो उसको मैं डेफिनेशन रिवाइज कर दूं। लेट ए बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर। तो ए इस रिंग आर का आइडियल है, देन आर बाय ए, यानी कि क्वोशंट किस तरह डिफाइन है कि आर प्लस कैपिटल ए, और आर एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, रिंग में से आ रहा है। तो यानी कि आपने रिंग के हर एलिमेंट को ए में ऐड करना है आइडियल में। ठीक है, और यहाँ पर एक बात नोट करें कि अगर एलिमेंट पहले ही ए के अंदर होगा तो वो इस ए के अंदर चला जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन रिंग या इसको हम फैक्टर रिंग कहते हैं। अब इस रिंग
रिंग में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए, जिस तरह हमने पहले हर रिंग में हम डिफाइन करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें एडिशन किस तरह डिफाइन है कि इसके दो एलिमेंट्स लें, उनको हमने ऐड किस तरह करना है। तो जब इसके एलिमेंट्स की फॉर्म इस तरह की होती है आर प्लस ए की फॉर्म की, तो ये हो जाएगा आर वन प्लस ए, और दूसरा एलिमेंट हमने लिया आर टू प्लस ए। तो इनमें एडिशन इस तरह डिफाइन है कि आपने आर वन को आर टू में ऐड करना है और ए को आपने जस्ट एज इट ही रहने देना है। तो बेसिकली ए प्लस ए जो है वो ए ही आता है दोबारा, यानी कि ए प्लस ए जो है वो ए के इक्वल ही आता है। तो बेसिकली इस रिंग में ए जो है वो एज अ ज़ीरो क्लास यानी कि एज अ ज़ीरो ट्रीट होता है। तो इस वजह से जब हमने इनको एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो ए प्लस ए का मतलब है ज़ीरो प्लस ज़ीरो इस रिंग के अंदर, तो उसका आंसर दोबारा यानी ज़ीरो यानी कि ए ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है कि आपने आर वन को आर टू से मल्टीप्लाई करना है और प्लस ए एज इट लिख देना है। ठीक है। तो उसके बाद हम इसको नेचुरल प्रोजेक्शन कहते हैं। हम एक फाई मैप डिफाइन करें रिंग से उसके क्वोशंट फैक्टर रिंग में, अगर ए उसका आइडियल है। तो ये मैप किस तरह डिफाइन होता है कि आर गोज टू आर प्लस ए, यानी कि आपने रिंग में से जो एलिमेंट लिया है आपने उसको इस तरह मैप करना है कि आर प्लस ए, यानी कि फाई ऑफ आर जो है वो इक्वल होगा आर प्लस ए के। ये मैप डिफाइन है एक रिंग से दूसरी रिंग में। तो आप यहाँ से कोई एलिमेंट लें, उसको उसकी क्लास में भेज दें आर प्लस ए में। अब यहाँ पर एक बात नोट करें जो मैं ऊपर पहले बताने लगा था, वो ये कि अब ये रिंग है आर, और आइडियल उसका जो है सबसेट भी होता है, ये आइडियल उसके अंदर होगा। तो अगर एलिमेंट एक ए क्योंकि सब रिंग भी होती है, तो अगर एलिमेंट इस ए के अंदर से होगा तो दोबारा उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि अगर मैं एलिमेंट ए लेता हूँ जो पहले ही इसके अंदर है, इस ए के अंदर है, यानी कि यहाँ से अगर मैंने एलिमेंट लिया है स्मॉल ए, तो जब मैं इस एलिमेंट को इस कैपिटल ए में ऐड करूँगा तो दोबारा कैपिटल ए ही आंसर आएगा, क्योंकि ये सब रिंग है तो दोबारा वो कैपिटल ए ही रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर फाई अप्लाई करूं जो इस ए के अंदर हैं, तो उनका आंसर आएगा ए प्लस कैपिटल ए, तो वो दोबारा कैपिटल ए बन जाएगा। तो ये मैंने बताया कि ये एज अ ज़ीरो ट्रीट होता है इस रिंग में। ठीक है, एज अ ज़ीरो ट्रीट होता है। तो इसका मतलब कि जब ए के ऊपर मैप अप्लाई किया है तो वो ज़ीरो आंसर आया है। तो जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर मैप अप्लाई करें और आंसर ज़ीरो आए तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि इस आइडियल ए का हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो के ऊपर मैप होगा। तो इसका हर एलिमेंट जो है वो आइडियल सॉरी वो इसका क्या होगा, कर्नल होगा। यानी कि इस मैप का जो कर्नल है वो ये आइडियल होगा, यानी कि ये आइडियल का हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो के ऊपर मैप होगा। अब हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो लेट ए वन ए टू एंड ए के सोन ए के बी द आइडियल्स इन आर। The map defined by ring 2 R over A1 cross direct product of R2 R by A2 and so on R by AK defined by R को हमने किस तरह इसको डिफाइन किया है कि हमने R को इधर भेजना है इन एलिमेंट्स की क्लासेस में, इन रिंग्स की क्लासेस में। तो ये मैप डिफाइन होगा R प्लस ए वन कॉमा यहाँ से R प्लस ए टू और यहाँ से आर प्लस ए थ्री एंड सोन यहाँ से आर प्लस ए के। तो कहता है इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल। कर्नल इसका क्या होगा कि इन सारे सब सारे आइडियल्स का इंटरसेक्शन ए वन ए टू एंड सोन ए थ्री टू ए के। वो किस तरह कि जब आप कोई एलिमेंट ए एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग कर रहा होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए आई से, यानी कि इन सब के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा होगा। तो जब आप उस एलिमेंट को इधर रखेंगे, आप यहाँ पर ए रखेंगे प्लस प्लस ए वन और फिर कॉमा ए प्लस ए टू एंड सोन
ए प्लस ए के। तो जब आप इधर रखेंगे तो क्योंकि अब ये एलिमेंट ए जो है ये इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हर ए वन के अंदर भी है, ए टू के अंदर भी है, ए थ्री के अंदर भी है, एंड सो ऑन ए के अंदर भी है। तो अभी जो मैंने पिछले में बताया कि अगर कोई एलिमेंट्स ए के अंदर हो आइडियल के अंदर तो उसका आंसर ए ही आता है। तो इसका मतलब कि इस वाली चीज़ का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ए हर एक के अंदर है तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा, ए वन टू लेके ए के तक। ठीक है, तो ये इस रिंग में क्योंकि जो जो ये ए होता है एज अ ज़ीरो ट्रीट होता है, इसका मतलब कि ये एज अ ज़ीरो ट्रीट होगा। तो इसलिए ये जो इंटरसेक्शन जो है इसका, ये इस मैप का क्या होगा, कर्नल होगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर ईच ए आई जो है ये को मैक्सिमल हो। को मैक्सिमल का क्या मतलब है कि ए आई प्लस ए जे इक्वल टू रिंग आएगा फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि हर दो आइडियल जो हैं वो आपस में को मैक्सिमल है। को मैक्सिमल की यही डेफिनेशन थी कि जब उनको ऐड करें तो वो रिंग के इक्वल आंसर दे। तो ये हम सपोज कर रहे हैं कि अगर हर पेयर ए आई का पेयर, ठीक है, अगर हर पेयर जो है वो आपस में को मैक्सिमल है, यानी कि उनको ऐड करें तो वो रिंग के इक्वल आंसर आए, तो देन दिस मैप फाई इज सर्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये ऑन टू मैप होगा। और फिर जो इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो फिर इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो फिर इंटरसेक्शन और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो रिंग के साथ अगर हम क्वोशंट ले इनकी प्रोडक्ट्स का, वो इक्वल होगा रिंग ओवर उनके इंटरसेक्शन के, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये इंटरसेक्शन के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये रिंग ओवर इंटरसेक्शन के भी इक्वल होगा। और फिर ये चीज़ किसके आइसोमॉर्फिक होगी, आर ओवर ए वन क्रॉस आर ओवर ए टू क्रॉस एंड सो ऑन आर ओवर ए के। तो इनकी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम जो मैप डिफाइन करेंगे वो बाइजेक्टिव भी होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो ये रिंग जो है इस रिंग के आइसोमॉर्फिक बन जाती है। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है। उसका अब स्पेशल केस जो है वो क्या है कि अगर हम ये लें कि z बाय एन एम जी, यानी कि दो नंबर्स ले रहे हैं इंटीजर्स। तो लेफ्ट साइड पे यानी कि ये प्रोडक्ट है ना ए वन ए टू, तो ए वन जो है वो मैं एम जी ले रहा हूँ और ए टू जो है वो एन जी ले रहा हूँ। तो इनकी प्रोडक्ट z बाय एन जी लेफ्ट साइड पे, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा आर ओवर ए वन क्रॉस आर ओवर ए टू। ठीक है, तो मैं पिछले केस में ए वन जो है वो एम जी और या एन जी कह लें, और ए टू जो है वो एन जी ले रहा हूँ। तो फिर इनकी प्रोडक्ट जो है ए वन ए टू जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगी एम एन और जी के। तो लेफ्ट साइड पे मैंने ये कर लिया। और अब ये राइट साइड पे आप वैल्यूज पुट करें, आर ओवर ए वन की वैल्यू पुट करें और फिर आर ओवर ए टू की वैल्यू पुट करें। तो ये जो लेफ्ट साइड की रिंग है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी राइट साइड की रिंग के, यानी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर एम एन जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। अब ये जो स्पेशल केस लिया बेसिकली, अब ये जो मैंने स्टार्ट में आपको नंबर थ्योरी का जो वो करवाया है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करवाया है, तो बेसिकली ये उस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के इक्विवेलेंट है ये वाली स्टेटमेंट, यानी कि वो वाला थ्योरम की स्टेटमेंट और ये जो आइसोमॉर्फिज्म है आपस में, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन उसको नंबर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट किया गया है, उसकी स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ये रिंग थ्योरी के मुताबिक ये स्टेटमेंट है। तो ये मैं इसको आपको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ कि ये क्यों दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट रिंग थ्योरी की
और जो नंबर थ्योरी की स्टेटमेंट है ये आपस में कैसे इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एन एम जो प्रोडक्ट है वो मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें एन की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 4 है। एन की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 4 इधर। और इसका मतलब फिर ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z/12Z एन एम की प्रोडक्ट, आइसोमॉर्फिक होगा Z/3Z और क्रॉस Z/4Z। तो Z/12Z जो है वो बेसिकली इसके ही इक्वल आइसोमॉर्फिक होता है Z12, यानी हम इसकी जगह पे Z12 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे Z3 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे Z4 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर है ना, तो बेसिकली ये इस तरह लिखा हुआ है ना कि 0 1 और 2 क्रॉस प्रोडक्ट 0 1 2 3। तो यहाँ पे अब मुख्तलिफ पेयर बनेंगे, आप मुख्तलिफ पेयर बना सकते हैं, यानी कि 0,0 0,1, ठीक है, एंड सोन आप कहीं जाके जो है 2,3 भी होगा और इसी तरह 2,1 भी होगा। तो इस तरह के इसमें पेयर्स होंगे। तो पहले पेयर को हम क्योंकि पहला पेयर यहाँ से आ रहा है, तो पहले पेयर को हम अंडर मोड 3 देखते हैं और दूसरा पेयर यहाँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आ रहा है तो उसको हम मोड 4 से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था। अगर यहाँ इसके 3 एलिमेंट हैं, इसके 4 एलिमेंट हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये 12 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, 12 पेयर बनेंगे। 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, 0 का 3 के साथ, एंड फिर 1 का 0 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और इसी तरह 2 का 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। ये 12 पेयर्स बनेंगे। तो राइट साइड पे 12 एलिमेंट्स बन रहे हैं और लेफ्ट साइड पे भी Z12 है, तो इसके भी 12 एलिमेंट होते हैं। तो एक एलिमेंट पे मैप होगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया 2,3, तो पहले एलिमेंट को मोड 3 में देखेंगे और दूसरे एलिमेंट को मोड 4 में देखेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट यहाँ से आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फाइंड करूँ कि पीछा पीछे कौन सा एलिमेंट x है जिसके ऊपर मैं फंक्शन अप्लाई करूँ तो वो ये वाला एलिमेंट बनेगा, 2,3 बनेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि x कॉन्ग्रुएंट टू 2 होना चाहिए, यानी कि x को 2 होना चाहिए अंडर मोड 3 और उस एलिमेंट x को 3 होना चाहिए मोड 4 के। तो मैंने वो वाला x फाइंड करना है Z12 में कि जिसको मैं मैप करूं तो आंसर जो है वो 2,3 आए। तो जो मैंने पहले आपको तरीका करवाया है, आप उससे भी आप ये वाला फाइंड कर सकते हैं कि x कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि x इक्वल टू A1 P1 कैपिटल N1 प्लस A2 B2 और कैपिटल N2। तो अगर आप B1 फाइंड कर लें, N1 फाइंड कर लें, B2 फाइंड कर लें, N2 फाइंड कर लें, यहाँ पे पुट करें तो आपको वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब वो एलिमेंट 0 से लेके 11 तक के दरमियान होगा। तो फॉर एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं, तो 2 को भी नहीं कर सकते। अगर हम 5 रखें x की जगह पे, तो 5 रखें x की जगह पे, तो अगर मैं x इक्वल टू 5 लूँ तो मोड 3 में 5 जो है वो 2 के इक्वल है और मोड 4 में ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 5 नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं किसको, 8 को। अगर हम x जो है वो 8 लें तो वो भी नहीं आएगा। अगर हम x जो है वो लें 11 लें, x इक्वल टू 11 देखें तो 3 से करें तो 9, तो रिमाइंडर 2 आता है, तो उसके लिए ओके है। और अगर हम 11 को चेक डिवाइड करें 4 से तो फिर रिमाइंडर जो है वो 3 आता है, ठीक है, यानी कि 8 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, और उसके बाद हम सॉरी 11 को 9, 8 को 3 से डिवाइड करें, फिर 8 लिख दिया मैंने, 11 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, और इसी तरह जब आप 11 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर
जो है वो 3 आता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 8 है वो इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी, x की वैल्यू जो 11 है वो इन दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब कि x जो है यहाँ पर 11 होगा, जिसको मैं मैप करूँगा तो 2 आंसर आएगा और 3 आंसर आएगा। तो बेसिकली अब ये यानी कि रिंग थ्योरी की जो प्रॉब्लम है वो उसमें नंबर थ्योरी में कन्वर्ट होगी, और जो नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम है वो इसमें रिंग थ्योरी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हैं। उसके बाद छोटे छोटे रिजल्ट हैं कि जो, क्योंकि अब ये आइसोमॉर्फिज्म है इनके दरमियान, यानी कि ये आइसोमॉर्फिक है इसके, तो मैंने आपको शायद लेक्चर्स में भी बताया था कि जब दो रिंग जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक होती हैं तो जितने यूनिट एलिमेंट यहाँ पर होंगे उतने ही यूनिट एलिमेंट इधर होंगे, जितने एलिमेंट इधर जीरो डिवाइजर होंगे उतने एलिमेंट्स इधर जीरो डिवाइजर होंगे। जो एलिमेंट्स का आर्डर इस तरफ होगा वही एलिमेंट्स का आर्डर इस तरफ होगा, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब कि अगर इधर यूनिट्स की तादाद जो है, जो इसके यूनिट्स हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे इसके यूनिट्स के। तो यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो यूनिट्स हैं वो राइट हैंड साइड के भी यूनिट्स होंगे। और इसी तरह एक छोटी सी क्रोलरी है कि अगर n कोई पॉजिटिव नंबर है और हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, n कैन बी फैक्टराइज इनटू दिस। तो और यहाँ पे जो है P1 P2 Pk ये आपस में डिस्टिंक्ट प्राइम है, यानी कि कोई भी सेम प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा कि z बाय एन जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा z बाय P1 की पावर अल्फा जी क्रॉस z बाय P2 की पावर अल्फा जी एंड सोन z बाय Pk की पावर अल्फा के जी के। और जो लेफ्ट साइड के यूनिट्स होंगे वो राइट साइड के यूनिट्स के इक्वल होंगे। तो इसको मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ। तो n आप कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैंने n जो है वो 180 ले ली है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो ये होती है 2 स्क्वायर क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 5। तो 2 3 और 4 5 जो है यहाँ पर P1 P2 और P3 हैं। तो इस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे n की वैल्यू पुट करें 180 और राइट साइड पे P1 की पावर अल्फ़ा, P2 की पावर अल्फ़ा और P3 की पावर अल्फ़ा। तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है। तो जब P1 की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, P2 की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो 9 और P3 की जगह पे ये 5 आ जाएगा। तो ये जो रिंग है Z बाय 180 Z ये आइसोमॉर्फिक होगी इस रिंग की, यानी इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक होगी। उसके बाद छोटी दो डेफिनेशंस हैं। एन एलिमेंट x इज कॉल्ड अडेम्पोटेंट इफ x स्केयर इक्वल टू x, यानी कि अगर किसी रिंग में किसी एलिमेंट का स्केयर करें और दोबारा वही एलिमेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि वो अडेम्पोटेंट एलिमेंट है। और कोई ऐसी रिंग जिसका हर एलिमेंट जो है वो अडेम्पोटेंट एलिमेंट हो, हर एलिमेंट अडेम्पोटेंट यानी कि हर एलिमेंट का स्केयर करें दोबारा आंसर x आए, यानी वही एलिमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो बूलियन रिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं Z2 लूँ तो Z2 जो है उसके एलिमेंट 0 और 1 होते हैं। तो अब 0 का स्केयर करें तो दोबारा 0 आंसर आता है, 1 का स्केयर करें तो दोबारा 1 आंसर आता है। तो इसका मतलब कि इसके इस रिंग के दोनों एलिमेंट का स्केयर करें तो दोबारा वही आंसर आता है। इसका मतलब Z2 इज़ अ बूलियन रिंग, और 0 और 1 जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो इस तरह अगर हम इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें, 2 दफ़ा लें, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें तो वो सारी की सारी रिंग्स जो हैं वो भी बूलियन रिंग्स होंगी। ओके, थैंक यू।